हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी आईएएस। हमारा टारगेट कोर्स स्टार्ट हो चुका है आईएएस प्रीलिम्स 2020 के लिए। जो भी बच्चे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं। और हम अब कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हर दिन जीएस के 2 सब्जेक्ट्स और करंट अफेयर्स, ये तो डेली बेसिस पे होगा। जीएस के ज्योग्राफी और इकोनॉमी ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। इकोनॉमी में हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, हमारा यूनिट 2 शुरू कर रहे हैं। तो यूनिट 2 में हम जो पहला टॉपिक यूनिट 2 जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंसेस। अब ये बैंकिंग एंड फाइनेंसेस ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा यूनिट है जिसे हमें पढ़ना है। तो इसका मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि बैंक होता क्या है, बैंक किस लिए बनाया गया है, आखिर बैंक का रोल क्या है। तो बैंक का रोल क्या होता है, मान लीजिए ये ए है, ये है बैंक और ये है बी। 2 इंसान हैं, 2 इंडिविजुअल हैं, एक ए है और एक बी है। ये बीच में बैंक है। अब ये जो ए है, ए बहुत ही रिच आदमी है, बहुत अमीर है, इसके पास बहुत पैसे हैं। इसके पास प्रेजेंट में 10 करोड़ रुपए हैं। लेकिन बेचारा ए अच्छे से सो नहीं पाता है, रात भर इसकी नींद खुली रहती है। ये अपना जो पैसा है ये अलमीरा में रखता है। इसे हमेशा टेंशन रहती है कहीं पैसे चोरी ना हो जाए। पैसे तो इसने बहुत कमाए लेकिन फिर भी ये टेंशन में रहता है, रात भर सो नहीं पाता है क्योंकि इसको डर रहता है कहीं पैसे चोरी ना हो जाए। अगर इसका पैसा इसके अलमीरा में है तो ये पैसा क्या कभी बढ़ेगा? क्या कभी बढ़ सकता है? ये पैसा नहीं बढ़ेगा। क्या ऐसा डर है क्या इसका पैसा चोरी हो सकता है? पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। अब दूसरा सिचुएशन लेते हैं, बी का देखते हैं। ये है बी। अब ये जो बी है, बी बेचारा गरीब है, बी के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। बी लेकिन अपने लाइफ में कुछ करना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, बहुत ही एम्बिशियस है बी। लेकिन बी के पास पैसे हों तब तो कुछ करेगा। कैसे करेगा वो? अगर मुझे ये बताइए, अगर ए और बी दोनों स्ट्रेंजर हैं, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि अगर बी कभी ए के पास गया पैसा मांगने के लिए तो ए उसको पैसे दे देगा? ऐसा तो कभी नहीं होगा, ऐसा होता भी नहीं है क्योंकि दोनों स्ट्रेंजर हैं। तो बी क्या करेगा? तो इस केस में बी जाएगा बैंक के पास कि मुझे पैसे चाहिए। अब बैंक के पास पैसे कहाँ से आएंगे? तो यहाँ जो ए है वो अपना पैसा जमा करेगा बी के पास, तो बैंक के पास पैसे आ गए। अब बी जो है बैंक से पैसे ले लेगा। अब अगर ए बैंक में पैसे रख रहा है, ए बैंक में पैसे रख रहा है तो इसका पैसा यहाँ पे सेफ तो है, ए का पैसा बैंक में सेफ है। अब ये आराम से जो है चैन की नींद सो सकता है और इसका जो पैसा बैंक में है अब वो पैसा बढ़ेगा भी, कम तो होगा नहीं। रही बात बी की, बी को पैसे की जरूरत थी तो बैंक ने बी को पैसे दे दिया। अब बी ने भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया और अपना एम्पायर खड़ा किया, अब ये भी पैसे कमा लिया। यानी कि बैंक का काम वो होता है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है उससे पैसे लेके और जिसके पास कम पैसे हैं उसको पैसे देती है। यानी कि पैसे जो है यहाँ से ट्रांसफ़र होकर वहाँ जाएगा, वहाँ से ट्रांसफ़र होकर फिर से वहाँ जाएगा। यानी कि एक पैसे का रोटेशन चलाती रहती है बैंक। बैंक का सिर्फ काम यही है, एक जो फंड है वो कहीं स्थिर ना हो जाए, वो हमेशा चलन में रहे। यानी कि बैंक को कहा जाता है चैनलाइजर ऑफ फंड। चैनलाइजर ऑफ फंड, यह फंड को चैनलाइज करती है जहाँ जिसके पास एक्सेस है और जिसके पास डिफिशिएंट है, जिसके पास ज़्यादा है, जिसके पास कम है, वहाँ से ऐसे रोटेट करती रहती है। बैंक का काम ये है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बैंक किस लिए बनाया गया है। बैंक इज ए चैनलाइजर ऑफ फंड फ्रॉम एक्सेसिव टू डिफिशिएंट। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि ये जो बैंक है, ये जो बैंक है, बैंक का एक बैलेंस शीट होता है। बैंक का एक बैलेंस शीट होता है। बैंक अपनी बैलेंस शीट कैसे मेंटेन करती है? तो
दो चीज़ें हैं, एक है एसेट और दूसरा है लायबिलिटी। इसको हिंदी में कहते हैं देयता। एसेट यानी कि संपत्ति, लायबिलिटी यानी कि देयता, बोझ आपके ऊपर लायबिलिटी है। अब ये जो बैंक का बैलेंस शीट है, ये दो चीज़ों से बैंक अपना बैलेंस शीट मेंटेन कर रहा है, एक है एसेट, एक है लायबिलिटी। अब ये जो एसेट होता है इसे कहते हैं संपत्ति। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो पैसा है, जो ज़मीन है, जो लैंड है, जो घर है, जो कार है, वो आपके लिए एसेट है, आपकी वो संपत्ति है। आपने सुना होगा कि बेटा बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, बेटा कहीं सिलेक्शन पाके बड़ा आदमी बन गया, तो बेटा कहीं ना कहीं बाप के लिए एसेट है। लेकिन अगर वही बेटा नालायक निकल जाए, अपने पेरेंट्स को परेशान करे, तो वही बेटा जो है लायबिलिटी, बोझ हो जाता है, देयता हो जाता है। आप किराए के मकान पे रह रहे हैं और किराएदार आपसे पैसे मांग रहा है, हर महीने आपसे पैसे मांगेगा, तो कहीं ना कहीं जो किराया है वो आपके लिए बोझ है, आपको हर महीने देना है। तो ये हो गया लायबिलिटी, ये हो गया एसेट। ठीक है, अब मुझे आप ये बताइए, ये है एसेट और ये है लायबिलिटी। ये है बैंक और ये है मान लीजिए कोई आदमी ए है। अब ए अपना पैसा बैंक में जाके जमा करता है। ए अपना पैसा बैंक में जाके अगर जमा करता है तो बैंक के लिए इसका पैसा एसेट है कि लायबिलिटी है? फिर से पूछता हूँ, मैं अपना पैसा बैंक में अगर जमा करता हूँ तो बैंक के लिए वो चीज़ एसेट है कि लायबिलिटी है? संपत्ति है कि देयता है, बोझ है? कहीं ना कहीं लायबिलिटी है। ए का पैसा बैंक के लिए क्या है? जो ए ने डिपॉजिट किया है, ए ने जो डिपॉजिट किया है वो क्या है? एक लायबिलिटी है बैंक के लिए, यानी कि बैंक को पास वो वापस पैसे देने पड़ेंगे ए को। वही अगर बैंक ए को पैसे देता है, बैंक अगर ए को पैसे देता है, अगर मैं बैंक में जाऊं और बैंक से लोन ले लूं तो क्या वो मुझे फ्री में दे देगा? क्या वो मेरे से ब्याज चार्ज नहीं करेगा? क्या वो मेरे से इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा? अगर बैंक लोन दे रहा है ए को तो ये बैंक के लिए एसेट है कि लायबिलिटी है? तो आपको पता है ये आपके एसेट है, ये जो है बैंक के लिए एसेट है। यानी कि हमारा पैसा बैंक में अगर जमा है तो बैंक के लिए लायबिलिटी है, और हमने बैंक से अगर पैसे लिए हैं तो बैंक के लिए एसेट है, क्योंकि बैंक को उस पर इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि बैंक के लिए क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को और बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए दो तरीके के अकाउंट होते हैं, एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। दो तरीके के अकाउंट हैं, एक है सेविंग अकाउंट और एक है करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है अभी देखते हैं। ये जो सेविंग अकाउंट होता है, ये इसको हिंदी कहते हैं बचत खाता, इसे कहते हैं चालू खाता। बचत खाता, चालू खाता, इसमें अंतर क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है कि जो हमारा बचत खाता है, जो हमारा सेविंग अकाउंट है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल या हाउस होल्ड्स के लिए होते हैं। किसी भी नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए होगा, ये जो भी अपना पैसा सेव करना चाहते हैं ये उनके लिए होता है। लेकिन जो करंट अकाउंट होता है ये एक प्रोफेशनल्स के लिए होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए होता है करंट अकाउंट। ये जो सेविंग अकाउंट होता है इसमें जितना पैसा है, अगर आपने 10,000 रुपये जमा किए हैं सेविंग अकाउंट में तो आप उतना ही खर्च कर सकते हैं। लेकिन करंट अकाउंट में अगर आपने 10,000 रुपये जमा किए हैं तो आप 15,000 की भी शॉपिंग कर सकते हैं। तुरंत आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाती है, यानी कि तुरंत आपको लोन मिल जाता है। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आपका सिर्फ और सिर्फ डेबिट कार्ड होगा, जो एटीएम कार्ड मिलेगा वो सिर्फ सिर्फ डेबिट कार्ड होगा। लेकिन अगर आपका करंट अकाउंट है तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों होगा। अगर आपकी सेविंग अकाउंट है तो आपके पास एक लिमिटेशन है, आप एक दिन में कितने पैसे निकाल सकते हैं, 20,000 25,000 जो भी एक लिमिट रखा है बैंक ने।
लेकिन अगर आपका करंट अकाउंट है तो आप जितने चाहे उतने पैसे निकाल सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती। तो ये दोनों फर्क है, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। लेकिन एक चीज नोट करने वाली है कि अगर आपका चाहे सेविंग अकाउंट हो चाहे करंट अकाउंट हो, आप जब चाहे तब अपना पैसा निकाल सकते हैं, जब चाहे तब अपना पैसा निकाल सकते हैं, यानी कि आपके डिमांड के ऊपर है। जब आप डिमांड करेंगे, जब आपकी मांग होगी, आप वो पैसे निकाल लेंगे। इसलिए इन दोनों को बोला जाता है डिमांड लायबिलिटी। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट इसको बोला जाता है ये बैंक के लिए लायबिलिटी है, बैंक को पैसे देने हैं। लेकिन इसको बोला जाता है डिमांड लायबिलिटी, यानी कि आप अपना पैसा आपके डिमांड के अनुसार कभी भी निकाल सकते हैं। इसे बोलते हैं हिंदी में मांग देयता, डिमांड लायबिलिटी। एक और अकाउंट खुलता है, उसे कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी। ये कहते हैं टाइम डिपॉजिट, टीडी। ये जो एफडी है, टीडी, रिकरिंग, आरडी इसे कहते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। अगर आप एफडी करा रहे हैं, अगर आप आरडी करा रहे हैं, तो आप एक टाइम के लिए कराते हैं। वो दोनों आपका एक टाइम डिपॉजिट होता है, एक टाइम के बाद ही उसका पैसा आप निकाल सकते हैं। जो कस्टमर वो डिपॉजिट कर रहा है वो टाइम डिपॉजिट होगा, एक टाइम के बाद ही पैसे निकालेगा वो। अगर आपने 2 साल के लिए एफडी कराया है, 2 साल बाद ही पैसे निकाल सकते हैं। अगर आपने 10 साल के लिए एफडी कराया है, 10 साल बाद पैसे निकाल सकते हैं। यानी कि ये आपका टाइम लायबिलिटी हुआ बैंक के लिए। ये जो होगा ये होगा टाइम लायबिलिटी। लायबिलिटी तो होगा, ये मांग होगा क्योंकि आप जब चाहे तब पैसे निकाल सकते हैं। ये टाइम होगा क्योंकि एक टाइम के बाद ही आप पैसे निकाल सकते हैं। अगर हम दोनों को मिला दें तो इन दोनों को बोलते हैं डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ये आपको नोट करना है, ये आपको याद करना है। जब मैं आपको CRR SLR आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि DNTL क्या होता है, NDTL क्या होता है। तो NDTL वही होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो इतना आपको समझ में आया कि लायबिलिटी क्या चीज़ होती है और लायबिलिटी कौन कौन सी लायबिलिटी होती है बैंक के लिए, ठीक है। और आपको एसेट, बैंक की जो एसेट है, बैंक को जो ब्याज मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, किस चीज़ पे, लोन के ऊपर। बैंक बहुत तरीके से पैसे कमाती है, जिसका एक बहुत बड़ा सोर्स ये है, मुझे और आपको जो लोन देती है बैंक, उससे उसको ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। उस इंटरेस्ट से बैंक की कमाई होती है। तो ये उसका एसेट हो गया। बैंक की जो लायबिलिटी है वो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी कहलाती है। तो ये एक ओवरऑल आपको समझ में आ गया कि एक बैंक किस लिए बनाई गई है। वो चैनलाइजर ऑफ फंड है, जिसके पास ज़्यादा है वहाँ से उठा के जिसके पास कम है उसको दे देती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसकी बैलेंस शीट क्या होती है, तो बैलेंस शीट 2 चीज़ें हैं, एक एसेट एक लायबिलिटी। जो बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, लोन देती है, वो उसका एसेट है। लायबिलिटी जो हमारा पैसा बैंक में जमा है वो लायबिलिटी है। लायबिलिटी 2 तरीके का है, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, जिससे बोलते हैं DNTL। इतना आपको समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आ गया तब हम थोड़ा सा एक RBI किस लिए बनाई गई है, एक इसका ओवरव्यू देते हैं और फिर हम क्लास को एंड करते हैं, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। RBI, ये आपको क्या लगता है, ये RBI क्यों बनाया गया है, किस कारण से बनाया गया है, इसका मेन रोल क्या है, मेन फंक्शन क्या है, RBI क्या करती है। जितने भी देश हैं पूरी दुनिया में, हर देश की एक सेंट्रल बैंक होती है। RBI एक सेंट्रल बैंक है। ऐसे तो बैंक बहुत सारे हैं, पर एक मेन बैंक, सेंट्रल बैंक सिर्फ एक RBI है। और वैसे ही पूरी दुनिया में एक सेंट्रल बैंक होती है। तो ये सेंट्रल बैंक की ज़रूरत क्या होती है, क्यों बनाया गया है, ये समझने के लिए हमें एक एग्जांपल समझना पड़ेगा क्यों बनाया गया। ये है A और ये है B। 2 बंदे हैं, A और B। 3 बैंक है, ये है P, ये है Q और ये है R। P जो ब्याज देता है वो 4% का देता है, Q ब्याज देता है 5% का, और जो R है वो इंटरेस्ट दे रहा है, ब्याज दे रहा है 7% का।
अब ये जो ए है, ए बहुत ही अमीर बंदा है, बहुत ही रिच है, इसने पैसे बहुत कमाए हैं, ज़िंदगी में इसने बहुत सारी चीज़ें अचीव किए हैं। मान लीजिए ए के पास 10 करोड़ रुपए है, ए के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन ये सोच रहा है कि अपना जो 10 करोड़ है मैं एक बैंक में जाके जमा कर दूं। मैं जब अपना पैसा बैंक में जमा करूंगा तो मेरा पैसा सेफ भी रहेगा और मुझे उस पर ब्याज भी मिलेगा। तो ए ने क्या किया, ए ने सोचा कि मैं किस बैंक के पास जाऊं, मैं पी के पास जाऊं, मैं क्यू के पास जाऊं कि मैं आर के पास जाऊं। तो ए आपको क्या लगता है किस बैंक के पास जाएगा? पी के पास जाएगा, क्यू के पास जाएगा या फिर आर के पास जाएगा? थोड़ा सोच के बताइए। पी ब्याज दे रहा है 4% का, क्यू ब्याज दे रहा है 5% का और आर ब्याज दे रहा है 7% का। चलिए मैं बताता हूँ। ये जो ए है ये जाएगा आर के पास, क्योंकि यहाँ पे इसको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, इसको 7% का ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, ये तो कम ब्याज दे रहे हैं। तो ए को ज़्यादा फायदा आर बैंक में है, ए वहाँ चला जाएगा। दूसरा सिचुएशन अब ये है बी। बी बेचारा बहुत ही गरीब है, अपने लाइफ में कुछ करना चाहता है, लेकिन इसके पास पैसे नहीं है। बेचारा कुछ करना तो चाहता है, एम्बिशियस भी है, लेकिन इसके पास पैसे नहीं है। तो बी ने सोचा यार मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना एक आइडिया बनाता हूँ। इसने एक आइडिया बनाया और इसने एक आइडिया बनाया कि मैं एक ऐसा प्लान बनाता हूँ जिससे मेरा बिजनेस बहुत आगे ग्रो करेगा, लेकिन उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। और उस पैसे के लिए बी बैंक को अप्रोच कर सकता है। बी के पास ऑप्शन है कि बी पी के पास जा सकता है, क्यू बैंक के पास जा सकता है और आर बैंक के पास जा सकता है। आपको क्या लगता है ये जो बी है, बी अगर तीनों के पास जाएगा तो कौन सा बैंक इसको लोन देने के लिए तैयार हो जाएगी? कौन सा बैंक बी को लोन देने के लिए तैयार हो जाएगी? ठीक है भैया बिजनेस स्टार्ट करो, हम आपके साथ हैं। कौन सा बैंक? तो कमेंट सेक्शन में आप बताएं, मैं बताता हूं आपको। तो बी को ये जो आर बैंक है, आर बैंक रेडी हो जाएगी इसको लोन देने के लिए। अब आर बैंक ही क्यों रेडी होगी बी को लोन देने के लिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आर ने इसको कमिटमेंट किया है कि मैं आपको 7% दूंगा। अगर आपको मैं 7% दूंगा तो कहीं ना कहीं मैं 9%, 10% कहीं ना कहीं से कमाऊंगा, तभी मैं आपको 7% दे पाऊंगा। अगर मैं आपको सैलरी दूंगा तो पहले मैं खुद कमाऊंगा तब तो आपको सैलरी दूंगा। अगर आर ने कमिटमेंट कर दिया है, प्रॉमिस कर दिया है कि मैं आपको 7% दूंगा, तो कहीं ना कहीं उसकी कमाई उधर से होनी चाहिए। अगर ये इसको लोन देगा तो 9% पे, 10% पे, 11% पे, 12% पे देगा, जिससे जो कमाई होगी यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। यानी कि आर जो है रेडी हो जाएगा बी को लोन देने के लिए। अब आर बी को लोन देने के लिए जब रेडी हो गया तो आप मुझे बताइए, अगर इन केस ये पैसा डूब जाता है, ये पैसा डूब जाता है, ये जो 10 करोड़ यहाँ पे जमा था और इसने जो है बी को 10 करोड़ जो लोन दिए थे, अगर ये 10 करोड़ डूब जाता है, इसका बिजनेस फेल हो जाता है, चल नहीं पाता है, तो ये बताइए इसमें किसका नुकसान है? इसमें ए का नुकसान है, इस बैंक का नुकसान है या फिर बी का नुकसान है? तो इसमें जो नुकसान है वो किसका है? तो वो नुकसान ए का है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान ए का हुआ। इसका नुकसान क्यों हुआ? इसका नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि बी तो फेल हो गया, बी के पास अब पैसे ही नहीं है। अब इसका जो है घर बेच लो, कुछ भी बेच लो, पैसा ही नहीं है, कहाँ से देगा बेचारा? आर भी डूब गया है, बैंक दिवालिया घोषित हो गया है, बैंक के पास पैसे ही नहीं है, बैंक कहाँ से देगी? लेकिन जिसका पैसा जमा था वो मेंटली टॉर्चर हो जाएगा, फिजिकली टॉर्चर हो जाएगा। यानी कि इसमें जो नुकसान हुआ वो ए का हुआ। और इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपको महाराष्ट्र में आपने सुना होगा एक बैंक था जिसका नाम था पीएमसी बैंक, पीएमसी, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव करके था बैंक, पीएमसी बैंक। मुझे अभी भी याद है एक न्यूज़ था कि एक लेडीज़ थी, वो पायलट थी,
उसके 90 लाख रुपए उस पीएमसी बैंक में जमा थे। जब उसको पता चला कि बैंक में सारे पैसे डूब गए हैं, हमें पैसे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे पता नहीं कब मिलेंगे, मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, बैंक तो दिवालिया हो गई, उस बेचारे को हार्ट अटैक आ गया। एक और बंदा था, उसने सुसाइड कर लिया कि मेरे सारे पैसे चले गए। यानी कि अल्टीमेट नुकसान किसका हुआ? जो कस्टमर्स हैं उनका हुआ। उनका क्या है, उनको तो लोन दे दिया। कभी कभी बैंक में कुछ फ्रॉड होते हैं, वो किसी को भी लोन बांट देते हैं बिना देखे हुए, बिना प्रोफाइल चेक किए हुए, बिना केवाईसी देखे हुए। तो इसमें किसका नुकसान होता है? जो हम लोग कस्टमर हैं उनका नुकसान होता है, क्योंकि हमारा पैसा बैंक में जमा है। अब ए का नुकसान है। क्यों ए का नुकसान हुआ? तो ए का नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो बैंक है वो अपना मनमाना कर रहा है। बैंक अपने हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है और अपने हिसाब से इंटरेस्ट दे भी रहा है। इसलिए बनाई गई है आरबीआई। यही कारण है आरबीआई बनाने का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको बनाने का यही कारण है। आरबीआई इसलिए बनाई गई है जो कस्टमर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर्स। जो कस्टमर्स हैं उनके इंटरेस्ट को, उनके डिपॉजिटर्स, जो डिपॉजिटर्स हैं, जो पैसे जमा कर रहे हैं, उनके हित को कैसे बचाया जाए, इसलिए आरबीआई बनाई गई है। अब इसके हित को कैसे बचाती है? तो इसलिए बचाती है क्योंकि सभी बैंक्स को रेगुलेट करती, कंट्रोल करती है कि आप जो है अपना मनमाना नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई 4%, कोई 10% ऐसे चार्ज कर रहा है। एक लिमिट है, उस लिमिट के बाहर आप नहीं जा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लिमिट क्रॉस करेंगे तो आपका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। आरबीआई के पास इतनी पावर है कि लाइसेंस देती है तो लाइसेंस रद्द भी कर सकती है किसी बैंक का। इसलिए बैंक को आरबीआई के गाइडलाइंस फॉलो करने होते हैं। इसलिए पूरी दुनिया में एक सेंट्रल बैंक होती है जो सभी बैंक्स को रेगुलेट करती है। चाहे पीएनबी, चाहे एसबीआई, सभी बैंक्स रेगुलेट होते हैं आरबीआई के द्वारा, चाहे वो कितने बड़े बैंक हो जाएं, और उन्हें आरबीआई के नॉर्म्स फॉलो करना ही पड़ेंगे। अगर एसबीआई भी फॉलो नहीं करेगी तो एसबीआई का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए बनाया गया है आरबीआई। तो ये एक बैंकिंग का एक ओवरव्यू हो गया। यहाँ पे क्लास हम एंड करते हैं। आपको ये क्लास कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चलेगी। इसे क्लास को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।